हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईक्यू ज्ञान। आज हम 16 जून का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आपका पूरा जो न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, एडिटोरियल्स है और उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, स्पेशली जो जीएस से रिलेटेड जो नोट्स हैं, उस न्यूज़ से रिलेटेड उसको भी आप इस वीडियो में कवर कर पाएंगे। और आप इस वीडियो के साथ साथ अपना नोट्स बना सकते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा आपको नोट्स चाहिए होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं, समरी जो है किसी न्यूज़ का, वो सारा कुछ हमने इसमें कवर किया है एक्स्ट्रा पॉइंट देकर के, जो आपको न्यूज़पेपर में या किसी और एडिटोरियल में नहीं मिलेगा। तो इसको वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपका जो पूरा न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा, पूरा जो करंट अफेयर आर्टिकल्स है वो कवर हो जाएंगे और जनरल स्टडी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें वो इसमें कवर हो जाएगी। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अपना इस लिंक को आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस पूरे वीडियो का जो पीडीएफ है, इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ, इसको भी आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप बाद में भी इसको नोट्स जो है आप इसका आराम से बना सकें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूज़ है आपका, दिल्ली राइट्स, 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट गेट बेल। तो ये जो है कल दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 एक्टिविस्ट जो अरेस्ट हुए थे दिल्ली राइट के केस में, यूएपीए के अंतर्गत में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इनको बेल दे दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट की है। 3 जो आपका है जेएनयू के स्टूडेंट देवांगना कलिता एंड नताशा नरवाल, और जामिया मिलिया स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा। तो इसका मेरा आर्टिकल का मेन एम है कि इसमें जो कोर्ट ने एक टिप्पणी दी है कि भाई जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने एक लाइन जो है राइट टू प्रोटेस्ट, ये इसको आपने ना देखा नहीं। राइट टू प्रोटेस्ट है एक ना फंडामेंटल, एक तरह से राइट है लोगों का। फंडामेंटल नहीं कह सकते, एक बेसिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट है। और इसको हमें बचा कर रखना है। तो ये प्रोटेस्ट इन्होंने किया है, बेसिकली वो एक राइट टू प्रोटेस्ट के अंतर्गत में उनको राइट है इनका। और गवर्नमेंट ने जो लॉ एजेंसीज ने, लीगल एजेंसी जो पुलिस ने, उनको टेररिस्ट एक्टिविटी बता करके इनको अरेस्ट किया, इनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए, जो कि गलत है। तो इन्होंने कहा कि लाइन जो है दोनों के बीच में, प्रोटेस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी के बीच में लाइन जो है वो धीरे धीरे आप खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ब्लड हो रहा है, इसको बचा के रखना है। बेसिकली ये दोनों चीजें अलग अलग है। इसी पे डिटेल जो टिप्पणी यहाँ पे की गई है, टेररिज्म क्या है और यूएपीए एक्ट को यहाँ पर क्रिटिसाइज बेसिकली हाईकोर्ट ने एक तरह से किया है कुछ इसके पार्ट को। तो टेररिस्ट का डिफिनेशन यूएपीए एक्ट इन लोगों पे लगाया गया था, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। इसमें टेररिज्म का डिफिनेशन जो है कहीं भी नहीं है, वाइड एंड इवन समवॉट वेग है। फ्रेज टेररिस्ट एक्ट कैन नॉट बी परमिटेड टू बी कैजुअली अप्लाइड टू क्रिमिनल एक्ट्स। तो इन्होंने कहा कि क्रिमिनल एक्ट और टेररिस्ट एक्ट दोनों अलग अलग है। ऑल टेररिस्ट क्रिमिनल्स बट नॉट ऑल क्रिमिनल्स टेररिस्ट। ये दिल्ली हाईकोर्ट का अपना टिप्पणी थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो टेररिस्ट है वो तो क्रिमिनल है, लेकिन हर क्रिमिनल टेररिस्ट नहीं होता है। तो टेररिज्म, टेररिस्ट और क्रिमिनल्स में अंतर है, इसको समझने की जरूरत है पुलिस को। और उस हिसाब से जो है कौन सी धारा आपको लगानी है, कौन सा एक्ट उस पर लागू होगा, वो आपको देखने की जरूरत है। तो ये कन्वेंशनल ऑफेंसेज हैं, ये जो आपने इस पे लगाए इन लोगों पे। तो टेररिज्म जो है उसको आप कैजुअली अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे नॉर्मल ऑफेंसेज जो क्रिमिनल ऑफेंसेज होते हैं उस चीजों पर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टेरर है नो वेयर बीन डिफाइंड इन यूएपीए, तो इसमें इस एक्ट में कहीं भी डिफाइन आपने नहीं किया है। सेक्शन 15 ऑफ द यूएपीए दैट डिफाइन टेररिस्ट एक्ट in their absolute literal sense or use them lightly in the manner that could trivialize the extremely heinous offenses of terrorist act, उसको आप करना without understanding how terrorism different from even conventional heinous crime। इससे भी आपका डिफरेंट कैसे है ये आपने बताया नहीं इस एक्ट में। इन्होंने कहा कि इस पिटिशन का कि टेररिस्ट एक्ट जो है इंक्लूडिंग कॉन्स्पिरेसी एक्ट प्रिपरेटरी टू द कमीशन ऑफ ए टेररिस्ट एक्ट पे ब्रॉट विद इन, ये 2004 के अमेंडमेंट किया गया था यूएपीए में। इसके थोड़ा हिस्ट्री आप समझ लीजिए। इसका पहले जो क्या था, पोटा एक्ट था एक, प्रिवेंशन टेररिस्ट एक्ट, इसको रिपील हटा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा उस समय 2004 में। और जो यूएपीए एक्ट था उसी के अंदर में बदलाव करके, अमेंडमेंट करके के टेररिज्म को भी इसके अंदर डाला गया। पहले इसके लिए टेररिज्म के लिए अलग से एक्ट लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इसके पहले जो एक्ट था वो उसको भी हटाया गया, पहले टाडा एक्ट करके था, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसको 1995 में रिपील किया गया। और ये पोटा लाया गया था, फिर पोटा को रिपील करके यूएपीए के अंदर में ही टेररिज्म का प्रोविजंस डाला गया। तो ये जो कानून है उसके बारे में बताया गया। ये दोनों के क्रिटिसिज्म हुआ था पोटा का भी काफी, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको फिर हटा दिया था। इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हाईकोर्ट ने अपना ताल्लुक दिया था कि टेररिज्म जो है मतलब होता है इंक्रीज लॉफुलनेस एंड कल्ट ऑफ वायलेंस। ये टेररिज्म का मतलब होता है। टेररिस्ट एक्टिविटी डज नॉट मियरली अराइज बाय द कॉजिंग डिस्टर्बेंसेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर। तो सिर्फ मियर डिस्टर्बेंस लॉ एंड ऑर्डर में होना ये टेररिज्म नहीं है। ये ट्रेवल्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ ऑर्डिनरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू टैकल इट।
तो ये टेररिस्ट एक्ट जो होता है वो ऐसा एक्ट जो कि है ना ऑर्डिनरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, नॉर्मल पुलिस जो है उसके कैपेसिटी के बाहर हो जाए, तो उसे हम टेररिस्ट एक्ट कर सकते हैं। उस चीजों पे आप यूएपीए जो है लगा सकते हैं, टेररिज्म जो है लगा सकते हैं। इसको थोड़ा मैं, हाँ, तो एवरी टेररिस्ट मे बी क्रिमिनल बट एवरी क्रिमिनल कैन नॉट बी ए टेररिस्ट। ये तो इन्होंने कहा है कि जो इम्पैक्ट ऑन द डिफेंस ऑफ इंडिया नथिंग मोर एंड नथिंग लेस, डिफेंस ऑफ इंडिया पे एक्टेड हो रहा तभी आप टेररिज्म इसमें लगाएं, और उस हिसाब से आप उसको फिर यूएपीए लगा सकते हैं। To consider that person who was not within the legislative intended does not गेट रोप इन पिनल प्रोविजन। तो इसको आपको इंटरप्रिटेशन जो है पिनल प्रोविजन का सही से पुलिस को करना चाहिए। तो ये मोटा मोटी इसी यूएपीए को बेसिकली डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि टेररिस्ट एक्ट क्या होता है। और बहुत बार सीडिशन का भी हमने देखा था अभी पहले, सीडिशन के लिए भी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विनोद दुआ केस में कि सीडिशन क्या नहीं है, तो उसमें जो पुराना उन्होंने केस को हवाला दिया था। उसी तरह से यहाँ पर भी जो टेररिज्म क्या नहीं है, टेररिज्म कैसे जो है आपका जो है इससे क्रिमिनल ऑफेंसेस से अलग है रेगुलर ऑफेंसेस से, तो उसको भी यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन बनाने की कोशिश की है। तो बहुत बार जो हमने अभी न्यूज में देख रहे हैं सीडिशन चार्जेज वो किया जा रहा है अनबायसली, और टेररिज्म चार्जेज, हार्श चार्जेस जो है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या उनके अगेंस्ट वॉइसेस कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में सेडिशन या टेररिस्ट का चार्जेस लगाया जा रहा है। तो इस चीजों को आपको आंसर में लिखने में आप कि कैसे हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी थी उसको आप वहां पर लिख सकते हैं, वहां पर बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फ्रंट पेज पर ही न्यूज आपका AY.1 नॉट ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न येट। तो ये जो नया वेरिएंट डेल्टा प्लस करके नाम से आया है, इसका अभी तक जो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में नहीं डाला गया। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, ये जो है WHO बेसिकली इसको डिस्टिंग्विश करती है, इसको है ना कैटेगराइज करती है कि कौन सा वेरिएंट जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, अदरवाइज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दो कैटेगरी है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिसपे कि अभी शोध चल रहा है, उसको देखने की और जरूरत है, इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। कंसर्न तब होता है जबकि डेटा जो है अलग अलग कंट्रीज से वो गैदर होता है वहाँ का जीनोम सीक्वेंसिंग से, और देखा जाता है कि अगर वो ज़्यादा ट्रांसमिशन उसका ज़्यादा है रेट उसका, या वैक्सीन पे वो प्रभावी नहीं है, वैक्सीन उसके ऊपर प्रभावी नहीं है, या डेथ उसमें ज़्यादा हो रहा है, तो उन केसेज में उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है डिक्लेयर किया जाता है WHO के द्वारा। तो अभी जो है इसको इस पर अभी नया वेरिएंट जो है डेल्टा प्लस के नाम से भी कहा जा रहा है इसको, डेल्टा प्लस साइंटिफिक नेम अगर कहे तो AY.1 वेरिएंट है। तो ये अभी इंटरेस्ट वेरिएंट है, इसका अलग अलग देशों से आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद जो है WHO में भी बेस्ड ऑन क्राइटेरिया इसको डिक्लेयर कर सकती है VOC। तो ये जो 63 जीनोम सीक्वेंस है इतना आइडेंटिफाइड टिल June 7 ऑन ग्लोबल रिपोजिटरी जो JAS इंक्लूडिंग 14 फ्रॉम US, 14 USA से आए, 13 जापान से, 6 इंडिया से। ये केसेज अपना अपना आए, और यूके ने भी आइडेंटिफाई किया 35 केसेज। इसको जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है। जो दूसरा नाम मैंने कहा, इसमें एक म्यूटेशन है K417N, जो कि पहले जो बीटा वेरिएंट जो था, जो कि है ना साउथ अफ्रीका में पाया जा रहा था ज्यादातर, उससे लिंक है, उसमें भी था, और इसमें हाई इन्फेक्शन का चांसेज हैं। इसका प्रिवेलेंस इंडिया में बहुत ज्यादा केसेज नहीं है अभी तक, जो अभी यहाँ पे देखा गया यहाँ की लेबोरेटरीज ने। तो ये बीटा वेरिएंट में भी ये आपका एक ये म्यूटेशन था जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता पहली बार। इसको पहले यूरोप में इस वेरिएंट को AY.1 जो है मार्च में भी देखा गया है, और इंडिया में अभी तक बेसिकली पब्लिक डोमेन में 2 दिन पहले इसको लाया गया है। इसको GIS एड जो ग्लोबल रिपोजिटरी है उसमें ऑलरेडी इंडिया ने अपना डेटा सबमिट कर दिया है। अब इसके पास है कि बाकी देश भी यहाँ डेटा सबमिट करेंगे, उसके बाद एनालिसिस होकर इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न अगर ऐसा लगता है तो उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये ये आपका अलग हो गया, GISAID जो है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। तो ये पुराना पब्लिक प्लेटफॉर्म है, 2008 में ही WHO ने बनाया था। ये जीनोम सीक्वेंस जो अलग अलग देश कर रहे हैं वायरस का, उसका डेटा जो है शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ताकि हर देश जो है अपना अपना जीनोम सीक्वेंस भेज सके, वहां पे एक सेंट्रल जो है एनालिसिस उसका हो सके। प्रमोट्स इंटरनेशनल शेयरिंग, तो बेसिकली शेयरिंग ऑफ ऑन इन्फ्लुएंजा डेटा। ये भी वायरस जो है इन्फ्लुएंजा है, तो इन्फ्लुएंजा एक जैसे डिजीज है, तो उसका डेटा लोग शेयर कर सके अलग अलग देश, क्योंकि अलग अलग देश में वायरस का अलग वेरिएंट होता है, इसके लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया था। इससे ना लोग अंडरस्टैंड, रिसर्चर जो है साइंटिस्ट, उसको समझने में आसानी हो कि कैसे वायरस इवॉल्व कर रहा है, स्प्रेड कैसे कर रहा है, और कैसे वो पेंडेमिक फैला रहा है। नोवेल रिसर्च टूल्स, ऑब्वियस से बात, आपका डेटा आपके पास होगा तो रिसर्च आप अच्छे से कर पाएंगे।
तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, जो हम देख रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि आपको आउट ऑफ ऑर्डर फिगरिंग आउट ऑर्डर ऑफ द डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स और बेसेस जो है उसका बेसिकली आपको ऑर्डर निकालना होता है वायरस को एनालाइज करके। जैसे हमारे अंदर भी डीएनए सीक्वेंस है कुछ, तो वो वायरस का जो अलग अलग वेरिएंट्स है, तो उसमें क्या डीएनए सीक्वेंस शुरू के वायरस में कैसा था जो वुहान में आया था, उसके बाद जो मान लीजिए साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हो गया, यूके वेरिएंट हो गया, अलग अलग वेरिएंट्स है, उसमें डीएनए सीक्वेंस क्या है, कितने बदलाव आए हैं, उस बदलाव के कारण क्या इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है या क्या हो रहा है, वो सब चीजें एनालिसिस होती है, वो जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू होती है। इसे कहा जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो ऑर्डर जो बेसिकली डीएनए आपने साइंस में शायद पढ़ा होगा, डीएनए का जो पार्ट्स होता है ए एडेनिन, हिस्टीडीन, गाइनिन, ये सब का बेसिकली ऑर्डर देखना, क्योंकि ये ऑर्डर जो है अलग अलग वेरिएंट्स में चेंज होता जाता है और उस चेंज होने के कारण उस वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पूरी तरह से बदल जाती है। नेक्स्ट जो आपका फ्रंट पेज पर ही एक्टिव है, डिस्पाइट एश्योरेंस ट्विटर येट टू अपॉइंट कंप्लायंस ऑफिसर। तो ये जो है आपका न्यू आईटी रूल्स से रिलेटेड है। नया आईटी रूल जो है 2021 में आपका फरवरी में नोटिफाई हुआ था, मई महीने में, मई 26 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने। इसके अंदर क्या था, तो इंटरमीडिएटी जो थे, इंटरमीडिएट मतलब सोशल मीडिया इंटरमीडिएटी जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके लिए कुछ अलग से डिफरेंट रूल्स बनाए गए थे, सेट ऑफ रूल्स, ताकि इन पे ज़्यादा कंप्लायंस किया जा सके, एक अच्छा कंप्लायंस हो सके। तो इसको लेकर के जो एक रूल था कि आपको जो है जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, जितने भी है, उनको इंडिया में एक ऑफिस बनाना है, कुछ ऑफिसर्स इंडिया में अपॉइंट करना है, जिसके साथ गवर्नमेंट जो है ये जो ग्रीवांस रिड्यूसल कर सके और गवर्नमेंट उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। अभी तक क्या था कि जैसे ट्विटर है, इनका ऑफिस मान लीजिए यूएसए में है, इनके ऑफिसर्स यूएसए में बैठते हैं, तो इंडिया को एक कम्युनिकेशन करने वाली कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, ये ना अगर कुछ ना इन्हें बैन करना है, कुछ कंटेंट को हटाना है, कुछ कम्युनिकेट करना है, तो उसमें दिक्कतें आती थी। इसके लिए इस नए रूल में कहा गया कि आपको कुछ ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पे अपॉइंट करना है इंडिया बेस्ड, इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए, इंडिया में इसका आपका डिटेल होना चाहिए और डिटेल का आपको मिनिस्ट्री के साथ शेयर करना है। इसी में चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी एक इन्हें अपॉइंट करना था, जो कि ट्विटर ने अभी तक नहीं किया है। ट्विटर ने कहा कि हमने जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और जैसे वो वैकेंसी जो है वो फिलअप करेंगे हम आपको फिर नॉमिनेट आपको बता देंगे मिनिस्ट्री को। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भाई आपको जो है, क्योंकि अभी तक आपने फॉलो नहीं किया इस रूल को और रूल को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो आप जो इंटरमीडिएट स्टेटस आपका हट गया है बेसिकली, नो सेपरेट ऑर्डर इसके लिए नहीं होगा। और इंटरमीडिएट स्टेटस हटना मतलब क्या, इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है कि आप अभी तक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहे हैं, मतलब बिचौलिए की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोग है, पीपल है, या फिर यूजर आप कर सकते हैं। तो इसको आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे कम्युनिकेट करने के दूसरे के साथ, एक प्लेटफॉर्म की तरह आप थे। गवर्नमेंट अभी तक आपको इंटरमीडिएट मांग रही थी, मतलब कि कोई भी अगर पोस्ट कर रहा है यूजर, तो वो यूजर की गलती है। अगर कोई मान लीजिए किसी ने गलत कंटेंट पोस्ट कर दिया, फेक न्यूज पोस्ट कर दिया, तो वो यूजर की गलती है, इसके लिए आपको सजा नहीं होगी अगर आपको गवर्नमेंट इंटरमीडिएट मानती है तो अब इंटरमीडिएट कब मानेगी गवर्नमेंट, जबकि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपको इंटरमीडिएट तभी तक मानेंगे जब तक कि आप जो है हमारे सारे रूल्स को फॉलो करेंगे और अपना ड्यू डिलीजेंस दिखाएंगे, मतलब खुद से जो प्रोएक्टिवली मान कोई कंटेंट वैसा आता है तो उसको आप हटाएंगे, जो भी रूल्स है गवर्नमेंट का उसको आप फॉलो करेंगे। क्योंकि ये गवर्नमेंट, ट्विटर ने इस रूल्स को अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो गवर्नमेंट ने कहा आपका ऑलरेडी इंटरमीडिएट स्टेटस आपका हट गया है, आप क्लासीफाई आप नहीं इंटरमीडिएट, यानी कुछ भी आपके प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ भी कोई यूजर को दूसरा थर्ड पार्टी भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन डालता है जिसके कारण कुछ वायलेंस हो जाता है, कुछ लॉ हमारे यहाँ लॉ को मान लीजिए वो खराब करता है, मान लीजिए इन बिनियर प्रोविजन इन्वोक करता है, उस केस में हम ट्विटर को भी पेनलाइज कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी इसका बात है इसकी। तो हेल्ड लायबल फॉर एनी कंटेंट पोस्टेड बाय एनी यूजर इस प्लेटफॉर्म, को दूसरा यूजर, क्योंकि आपने तो कुछ नहीं किया है, कोई दूसरे यूजर ने मान लीजिए पोस्ट किया है, तब भी उस पर आपको हम जो है इसमें पेनलाइज कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ कानून है, और किसी कानून का उल्लंघन होता है तो इसके में जो क्या क्या करना था आपको नया रूल में, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, इसी का एक्सटेंशन है। पहले पेज पे तो हमने देखा आर्टिकल, उसी का 8वां नंबर पेज पे बाकी का आर्टिकल उसका। तो इसमें 3 ऑफिसर्स अलग अलग ऑफिसर अपॉइंट करने थे सभी को, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर, ये सभी को अपॉइंट करना था इंडिया में, और इंडिया की एक ऑफिस आपको स्टेब्लिश करना था जिसका आपको एड्रेस जो है मिनिस्ट्री को बताना था, ताकि कुछ भी कॉरस्पॉन्डेंस मिनिस्ट्री को है वो यूएस नहीं करेगी, आपको इंडिया में ही करेगी। तो अभी तक जो था इन्होंने, ट्विटर ने एक लॉयर को अपॉइंट कर दिया था एज ए कॉन्टैक्ट पर्सन इंटरिम मैनेजमेंट के लिए, बट क्योंकि ये एम्प्लॉय नहीं है ना आपका ट्विटर का, तो इसको गवर्नमेंट ने नकार दिया कि ये सही नहीं है, आपका एक एम्प्लॉय होना चाहिए वो जो भी पर्सन आप अपॉइंट करेंगे। तो ये जैसे मैंने कहा कि सेक्शन 79 जो आपका आईटी एक्ट है 2000 का, आईटी एक्ट जो है 2000 का,
उसमें है कि आपको जो रूल अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप पनिशमेंट आपको भी हो सकती है, आप इंटरमीडिएट नहीं कहलाएंगे फिर। तो आपका भी उसमें जो है हम बेसिकली कानून के अंदर में कार्रवाई आपके अगेंस्ट भी हम कर सकते हैं। ये है पूरा पूरी आपका रूल। इसका जो है पूरा एनालिसिस जो है हमारा एक अलग से वीडियो है न्यू आईटी रूल्स पे, जिसमें हमने एक सोशल मीडिया के बारे में रूल्स तो बताया ही है, साथ साथ ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी इस नए रूल्स में कुछ रेगुलेशंस बताए गए हैं, जैसे कि अमेजन प्राइम हो गया, आपका जो नेटफ्लिक्स हो गया। तो इनके लिए भी क्या रूल है और यहाँ पे इनके लिए क्या रूल है और क्या क्या क्रिटिसिज्म इस रूल का क्या है, उसको पूरा जो एनालिसिस हमने इस वीडियो में किया है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, यहाँ पर भी दिख जाएगा। तो उस आप वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको पूरा जो आईटी रूल समझ में आ जाएगा, उसके ऊपर आपको भी सवाल को आप आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आपका एक आर्टिकल ऑनर फॉर एंडिंग पीरियड पॉवर्टी थी, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रखा है। एक जो है ना 20 ईयर अमिका जॉर्ज, ये यूके में इनको ऑनर किया गया मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फॉर सर्विस टू एजुकेशन। इस चीज के लिए इनको ऑनर किया गया, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है हाइजीन प्रोडक्ट्स के लिए, फ्री हाइजीन प्रोडक्ट्स के लिए, जो वीमेन गर्ल्स जो है पॉवर्टी लाइन में है या गरीब है, जो इस पैड जो हो गया उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए जैसे पिटिशन, एक तरह से ना कैंपेन चलाया था जो कि काफी सक्सेसफुल हुआ, जिसका नाम रखा गया फ्री पीरियड्स कैंपेन। फ्री पीरियड्स कैंपेन इन्होंने स्टार्ट किया था 17 में। उसके बाद इसके एनजीओ भी स्टार्ट किया इन्होंने, और इसके थ्रू जो है इन्होंने गवर्नमेंट को परसुएट किया कि आप जो है गवर्नमेंट पे करे मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये खरीद नहीं सकते हैं, इनफैक्ट पैड भी ये नहीं खरीद सकते हैं। तो इनके लिए यूके गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, क्योंकि इनके कारण बेसिकली ये स्कूल इनकी छूट जाती है कुछ हफ्तों के लिए, बेसिकली स्कूल नहीं जा पाती है पीरियड के समय में। तो इसको लेकर के इस कैंपेन सक्सेसफुल रहा, और जो चांसलर है अनाउंस्ड लास्ट मार्च में स्पेशल फंड्स फॉर एवरी स्कूल एंड कॉलेज इन इंग्लैंड फॉर पीरियड प्रोडक्ट्स फॉर ऑल स्टूडेंट विथ मॉनिटरिंग सप्लाईज। ये गवर्नमेंट ने लास्ट मार्च में अनाउंस किया था इस कैंपेन के बाद। तो इसी कारण से इस कैंपेन चलाने के लिए इनको ये अवार्ड वहां के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए आप है ना इसको इंपॉर्टेंट रखते हैं कि किसको मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है और किस कारण से मिला है। ठीक है, तो एडिटोरियल हम मूव करते हैं। पहला जो एडिटोरियल है, अमेरिकाज मिस्टेक इन द फॉरएवर वार। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो अमेरिका जो ये बेसिकली जो है अफगानिस्तान से जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट ने कहा, यूएस प्रेसिडेंट, अफगानिस्तान से अपना ट्रूप्स जो है विड्रॉवल सितंबर 11 तक हम पूरा कर लेंगे। इससे पहले भी हो सकता है बेसिकली, लेकिन तो यहाँ पर राइटर ने कहा है कि जो विड्रॉवल है वो सही नहीं है। एक तरह से जो वहाँ यूएसए का डिसीजन है, या जो पहले का डिसीजन जो रहा यूएसए का अफगानिस्तान में जाने का, तो मिस्टेक उन्होंने जो किया कि अभी भी हम अगर देखें तो तालिबान का कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एरिया। ये जो ऑन द ग्राउंड है, तालिबान आर मेकिंग स्टीडी एडवांसेस। तो अगर जब से न्यूज़ ये फ्लैश हुआ आपका, तो तब से जो है तालिबान का, और हमने देखा न्यूज़ में भी अटैक्स काफ़ी हुए हैं तालिबान ने। मई 1 के बाद अगर हम देखें, तालिबान ने 8 डिस्ट्रिक्ट्स को बेसिकली सीज कर लिया है उसके बाद। तो ये तालिबान कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एक यूएसए का था कि भाई हम यहाँ से टेररिज्म या जो है तालिबानी जो गवर्नमेंट उसको हटा देंगे, उसको खत्म कर देंगे, वो नहीं कर पाई है। तो क्या मिस्टेक उन्होंने किया है, ये इन्होंने बेसिकली राइटर ने बताया है। British network with the US vowed to destroy when it launched its global war on terrorism। तो जब यूएसए ने स्टार्ट किया था, यहाँ पर अटैक किया था अफगानिस्तान पर 20 साल पहले, तो उस समय उनका एम जो था कि हम टेररिस्ट नेटवर्क को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अगर अभी हम देखें तो ये पूरा और अफगानिस्तान में भी है और बाकी फैल भी चुका है। अगर हम देखें तो अफ्रीका, एशिया में भी, और ईस्ट अफगानिस्तान से साहेल रीजन जो क्या है, ये अफ्रीका का रीजन है, जिसको हमने कुछ दिन पहले कवर भी किया था। यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी काफ़ी हुई है, और अभी थोड़ा दिन पहले एक मासेकर भी हुआ था वहाँ के एरिया में, जिसको हमने न्यूज़ में कवर भी किया था एडिटोरियल में। तो ये ज़्यादा फैल चुका है। तो जो यूएस का जो डिसीजन था वो ऑलरेडी जो है आप उस पर फुलफिल नहीं कर पाए हैं। तो क्या उन्होंने मिस्टेक किया, वो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने कुछ अपनी तरह से बताया है। मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी है ना जो इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम के लिए नहीं है सच, क्योंकि इंडिया पर्सपेक्टिव नहीं है इसमें। यही है एक चीज़ कि इंडिया को तालिबान ग्रो करता है, वहाँ पर तालिबान कंट्रोल करता है अफगानिस्तान को, तो इंडिया को एक तरह से निगेटिव फॉरेन पॉलिसी जो है वो इफेक्ट होगी नहीं इंडिया की, क्योंकि तालिबान जो है उनका ज़्यादा जो क्लोजनेस है वो पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान जो है एक तरह से अफगानिस्तान पॉलिसी को कंट्रोल कर पाएगा, और साथ साथ चाइना भी। तो इसको लेकर के इंडिया, हमने पहले भी देखा था एडिटोरियल में कि इंडिया को जो है अपना व्यू जो अभी तक क्या था, इंडिया कभी नहीं, तालिबान से हम बात नहीं करेंगे, तालिबान के साथ हमारी कोई कन्वर्सेशन नहीं होगी, हम उसको
हमारा जो इंडिया का रोल था, इंडिया का जो स्टैंड रहा अभी तक कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट, अफगानिस्तान लेड जो है ये टॉक्स होने चाहिए, अफगानिस्तान गवर्नमेंट का डिसीजन होना चाहिए, ना कि तालिबान या किसी थर्ड पार्टी का। तो इस स्टैंड को कहीं ना कहीं हमें इंडिया को चेंज करने की जरूरत है, सीइंग द सिचुएशन वहां पर कैसे तालिबान जो है ग्रो कर रहा है। उसी का यहाँ पे जो बात बेसिकली यूएसए का बताया गया है, तो न कैसे उन्होंने पहले तो यहाँ पे हिस्ट्री बताई गई है इस पार्ट में, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। हिस्ट्री बताई गई कि पहले ब्रिटिश इंडिया ने भी वहाँ पर, ब्रिटिशर्स ने भी वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की थी अफगानिस्तान पे, वो नहीं हो पाया। फिर रसिया ने वहाँ पे कंट्रोल करना चाहा, वो भी नहीं हो पाया। तो ये सब बेसिकली वहाँ की हिस्ट्री बताई गई पहले तो, जो आपने शायद थोड़ा बहुत हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में। उसके बाद जो है तालिबान के साथ पहले इनको कुछ टर्म्स जो है, तालिबान के सिंपल टर्म्स थे कि हमें ये फुलफिल कर दीजिए तो हम है ना आपका हट जाएंगे वहां से। तो उस चीज़ को जो है यूएसए ने उस समय नहीं माना, बाद में जाकर वो बढ़ गया वो कंडीशन। तीसरा जो यहाँ पे बताया गया कि यूएसए ने पाकिस्तान पर ज़्यादा अपना रिलाय किया, पाकिस्तान के ऊपर में ज़्यादा उनका भरोसा दिखाया, जबकि पाकिस्तान ने एक डबल गेम खेला। और क्योंकि ना डबल गेम का सपोर्टिंग यूएस कंपनी को सपोर्ट किया, सेम टाइम जो है तालिबान को भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये जो डबल गेम हुआ, उसके अलावा यूएस ने जो बीच में अफगानिस्तान को छोड़ करके अपना फोकस जो है इराक की तरफ मोड़ लिया, फिर सीरिया, वहाँ पर इराक में वो अपना ज़्यादा फोकस था यूएसए का, जिसके कारण अफगानिस्तान में तालिबान को ग्रो करने का मौका मिला। तो यही चीज़ पूरी भी बताई, जो कि मेरे ख्याल से आपका एग्जाम के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मोटा मोटी आपने समझ लिया होगा इस आर्टिकल को। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है, एन इक्विटल विथ नो गुड बट द बैड एंड अगली। तो ये जो है तरुण तेजपाल, जो इनका यानी इसको एक्विट किया गया था, बेसिकली इनको माफ कर दिया गया, इस केस में बरी कर दिया गया था। एक 2013 का सेक्सुअली एसॉल्ट का केस था इनके अगेंस्ट में, तो ट्रायल कोर्ट जो है गोवा की, उन्होंने इसको बरी कर दिया। तो उसको लेकर के यहाँ पर राइटर ने बताया कि ये सही नहीं है, और कुछ जो वहाँ पर ट्रायल में हुआ उसका एक कह सकते हैं लॉफुल बैकग्राउंड से, लीगल बैकग्राउंड से इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया है। कुछ टेक्निकलिटी ज़्यादा है इसमें, जो किसी आईपीएस ऑफिसर हैं तो उनका जो बेसिकली टेक्निकलिटी लॉ का इन्होंने बताया है कि क्या क्या एविडेंस एक्ट में है और क्या क्या होना चाहिए बेसिकली। इसमें कुछ खास नहीं है। एक चीज़ जो है यहाँ बताई गई है कि नेम ऑफ विक्टिम, जो ये सब कुछ आपको मेजर मेंशन नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स में। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है तो इस केस में शायद कुछ जजमेंट में कुछ विक्टिम का कहीं नाम भी आया है, कुछ हस्बैंड का नाम, कहीं ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से गलत है, और इस तरह से हैरासमेंट आप वहाँ पे ज़्यादा उसको कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कहा गया है कि जो ना आपको जो विक्टिम है, जैसे सेक्सुअल या जो वीमेन है, उनको आपको क्रॉस एग्जामिनिंग कैसे करना है, नहीं करना है, ताकि वो पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन सर्वाइवर रेप इज नॉट टू ह्यूमिलिएट हर बट टू गेट द ट्रुथ। तो उसको ह्यूमिलिएट करने का नहीं होना चाहिए, आपको सच्चाई पता लगानी है। बट यहाँ पे इस केस में जो है उसको बार बार जो है आपने क्वेश्चन किया पास्ट सेक्सुअल लाइफ से, तो वो चीज़ जो है जो एविडेंस एक्ट में भी मंजूर नहीं है। लॉ कमीशन ने भी उसको, एविडेंस एक्ट जो है मॉडिफाई हुआ था, तो वो भी उस हिसाब से सही नहीं है। तो मोटा मोटी इसमें जो पूरा तरह से जो ट्रायल कोर्ट का जो इन्वेस्टिगेशन था, या ट्रायल कोर्ट की जो उन्होंने ट्रायल हुआ वहाँ पर कोर्ट में, उसको क्रिटिसाइज किया कि बहुत सारे जजमेंट जो है, या तो एक्ट जो है एविडेंस एक्ट हो गया, या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के, उसको यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया सही तरीके से, जो कि गलत है। तो यहाँ पे जो अभी इसको अगेंस्ट में जो है गोवा गवर्नमेंट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच में अपील किया है, फिर से फाइल अपील किया है तेजपाल गोवा बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट में। इसमें जो सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, इन्होंने कहा है कि भाई लोअर कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट जिसने भी जजमेंट दिया है, इनको बरी कर दिया गया है। तो ट्रायल कोर्ट जो है, ट्रायल कोर्ट जजमेंट लैक्स सेंसिटिविटी रिगार्डिंग क्राइम सर्विस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने कहा कि सेंसिटिविटी नहीं थी ट्रायल कोर्ट ने, जो भी अपना जैसे भी ट्रायल चलाया उस पूरे दौरान, या फिर जो जज थे उनकी जो मान लीजिए दोनों जजमेंट दिया, या फिर जो भी ये चीज़ हम देख रहे हैं कि उनका नाम मेंशन करना, तो ये पूरा जो है सेंसिटिविटी जो अगेंस्ट क्राइम्स एंड वीमेन जो होना चाहिए एक जजमेंट में, वो नहीं दिखा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो इक्विटल है या फिर क्या होगा आगे, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैसे आपको क्राइम अगेंस्ट वीमेन को, कैसे कोर्ट को या बाकी स्टेक होल्डर्स, पुलिस को भी हम कहें तो उसको भी कैसे सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। पुलिस मस्ट पुल अप देयर सॉक्स टू इंप्रूव इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। इसमें कहा गया इन्वेस्टिगेशन में सही से नहीं हुआ, एंड द एप्लीकेशन ऑफ लॉ शुड नॉट एल्यू जस्टिस ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है स्टेक होल्डर्स के बीच में, चाहे वो जुडिशियरी हो या पुलिस हो। तो वीमेन के अगेंस्ट क्राइम जो होता है उसके अंदर सेंसिटाइज आपको होना चाहिए कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे उसको हमें टैकल करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इनविजिबल टैक्स,
ये जो है इन्फ्लेशन को लेकर के, इन्फ्लेशन एक इनविजिबल टैक्स है, एक तरह से आपने शायद इकोनॉमिक में पढ़ा होगा। और ये जो इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन अभी हमने देखा कि डब्ल्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स दोनों ही काफ़ी बढ़ गए हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो 25 साल का रिकॉर्ड हाई जो 13% इसमें नोट हुआ अभी मई में, और रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी 6 मंथ हाई ऑफ 6.3% अभी रिकॉर्ड हुआ है। तो काफ़ी हाई इन्फ्लेशन देखा गया है। कारण फ्यूल प्राइसेस तो हैं ही, उसके अलावा फूड इन्फ्लेशन भी देखा गया है, इंक्लूडिंग पल्सेज और एग्स के दाम बढ़े हैं। कोड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी 6% से ज़्यादा बढ़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो आरबीआई है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जो कि इन्फ्लेशन को एक टारगेट उनका है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हमारा अलग से वीडियोज है, और इन्फ्लेशन को लेकर भी हमारा वीडियो है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसमें हमने WPI क्या होती है वर्सेस CPI क्या है, और इन्फ्लेशन क्या है आपका। इन्फ्लेशन में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है आपका, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। तो ये सब इन्फ्लेशन जो है हमने डिफाइन किया, क्या इन्फ्लेशन होता है, कैसे हम उसको मेजर करते हैं, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। तो सब कुछ को बेसिकली हमने डिफाइन किया जो आपका इकोनॉमी के रिलेटेड, एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ इसमें हमने डिफाइन किया है। जो 2 वीडियो है इसका आप जरूर देखें 2 वीडियो को। और यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हमारा प्लेलिस्ट ही है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में आपका रेट्स जो है, रेपो रेट क्या होते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, ये सारा कुछ हमने जो बताया है इसमें। बैंक रेट क्या है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो क्या है, उसका कौन कौन मेंबर होते हैं उसमें, और उसको कैसे बनाया गया, उसका क्या, उसका एजेंडा क्या होता है, तो सब कुछ हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो इस वीडियो को, प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें, इन वीडियोस को। तो अब जो है आगे जो मैटर जाता है वो कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अब क्या करती है, क्योंकि मॉनेटरी कमेटी का भी जो एजेंडा है कि वो इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के अंदर में रखे, यानी कि 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एजेंडा है, इनका टारगेट है इस तरह से। तो अब जो अभी तक जो क्या था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, अभी भी अप्रैल में भी मीटिंग हुई थी उनका जो रिव्यू उन्होंने किया था, तो उसमें जो है उन्होंने देखा था कि नहीं इन्फ्लेशन नॉर्मल लेवल पे है और ग्रोथ भी है ना ठीक चल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि हम रेट्स को चेंज नहीं करेंगे। अब क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इनको रेट को बेसिकली बढ़ाना होगा, रेपो रेट को, जिसके कारण क्या हो सकता है, अगर रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बिजनेस सेंटीमेंट्स हर्ट होता है और इकोनॉमिक रिकवरी जो है, ग्रोथ जो है इस तरह से वो थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि अभी हम देखें तो इकोनॉमी भी अच्छी नहीं चल रही है। तो दोनों चीज़ को कैसे बैलेंस करके ना आरबीआई चलती है वो देखने वाली बात होगी। तो अगर इसमें अब क्या है कि गवर्नमेंट को भी अपना जो स्टैंड लेना होगा, गवर्नमेंट को भी अब थोड़ा आगे बढ़ के फैसिलिटेट करना होगा ग्रोथ को, क्योंकि सिर्फ आरबीआई के हाथ में अब नहीं है ये चीज़, क्योंकि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है और ग्रोथ को भी देखना है। तो दोनों चीज़ को आरबीआई अब एक तरह से नहीं दे सकती है, तो गवर्नमेंट को अब एक्शन लेना होगा, जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस को कम करे और है ना बाकी जो प्राइसेज उसको कम करे और फिजिकल पॉलिसी जो है ले करके आए। नेक्स्ट जो आपका ब्रेसिंग फॉर अ थ्रेट, तो ये डेल्टा वेरिएंट को लेकर के ही है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे इसको शेयर किया गया है डेटा जो है, उसी के बारे में सारा बताया गया। वेरिएंट ऑफ कंसर्न इज हाईली इन्फेक्शियस एंड नोन टू रिड्यूस वैक्सीन इंपोर्टेंसी। तो ये आपका जो है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के बारे में कहा गया था। इसके बाद इसकी एक और जो नई चीज निकल के आ रही है कि ये जो नया म्यूटेशन है, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, इसमें देखा जाए कि ये रेजिस्टेंट है, मतलब कि ये जो नया मोनोक्लोनल क्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हुआ इंडिया में भी स्टार्ट किया है 1 महीने से ही। ये ड्रग कॉकटेल है बेसिकली, ये 2 दवाइयों का, जो कि मॉडरेट और सीवियर डिजीज केस में आपका जो काफ़ी हेल्प कर रहा है, बहुत फास्टर हेल्प कर रहा है रिकवरी करने में। तो इसके अगेंस्ट भी ये जो है रेजिस्टेंट है, मतलब ये ड्रग कॉकटेल भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, ये देखने को आ रहा है। तो एक इस पर स्टडी करने की जरूरत है, कैसे इसको रोका जाए, जीनोम सीक्वेंसिंग हमें फास्टर करने की जरूरत है। नेचुरल सिलेक्शन की बात की कि आपने बायोलॉजी में शायद पढ़ा होगा, प्रोसेस सिलेक्शन क्या होता है इसमें, कि ये जो वायरस जो है अपने आप म्यूटेट करता है, कोई भी मतलब कोई भी ह्यूमन अगर देखे या फिर कोई भी स्पीसीज जो है वो धीरे धीरे जो है इस सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है चेंज करती है, बदलती है। तो ये म्यूटेशन वायरस में जो होता है इससे क्या होता है, इसको हेल्प होता है इनफेक्ट ह्यूमन सेल्स मोर इफिशिएंटली एज वेल एज फॉर डिफेंसिव एंटीबॉडीज। तो म्यूटेशन जो होता है उसके बाद एंटीबॉडीज को भी वायरस जो है अच्छे से काउंटर कर सकता है। इवोल्यूशन इज इन प्रोसेस एंड इट इज इम्पॉसिबल टू फोरकास्ट। तो फोरकास्ट कोई भी नहीं कर सकता कि आगे के वायरस कैसे होंगे, बट हम ये जो है रैपिड जीनोम सीक्वेंसिंग हम जरूर कर सकते हैं, ताकि जो है हम उस चीज़ को जल्द से जल्द समझ पाए वायरस को, और उसके हिसाब से क्या कर पाए हम, उससे क्या फ़ायदा होगा जीनोम सीक्वेंसिंग से, तो हम वैक्सीन को इम्प्रूव करें और उसमें जो है इनेबल रिसर्च परफॉर्म क्विक ट्वीक्स। तो जो वैक्सीन में अगर कुछ छोटे चेंजेस करके हम अगर वैक्सीन को नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं तो फटाफट चेंजेस कर सके, तो ये हमारा जेनोम सीक्वेंसिंग हमें और फास्ट करने की ज़रूरत है।
स्पेशली इंडिया के केस में कहा, ये हम थोड़ा दिन पहले भी हमने एडिटोरियल में देखा था कि जीनोम सीक्वेंसिंग इंडिया में कम है और जीनोम सीक्वेंसिंग को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इंडिया में हम कहें तो इंडिया में सिर्फ 10 लेबोरेटरी जो है इंडिया में इस पे ना जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं वायरस के। तो इसमें सजेशन दिया गया कि हमें जो प्राइवेट लैब्स को भी यहाँ पे लाना चाहिए, ताकि उनके जिनके पास कुछ कैपेबिलिटी है, एक्सपर्टीज है, उन लैब्स को भी हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ताकि जो ज़्यादा ज़्यादा वायरस का सैंपल्स को हम जीनोम सीक्वेंसिंग जल्द से जल्द कर सके। और क्योंकि हमारे पास जल्दी डेटा होगा तो हम उस पर अगर जल्दी से काम कर सकेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हम अपना सकेंगे। तो ये एक सजेशन जो है, वायरस जो आपका म्यूटेट हो रहा है उसको हम कैसे लड़ सकते हैं, कैसे हम कोविड से एक स्टेप आगे बढ़ के हम लड़ सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या फायदा है भाई, अगर डेटा हमारे पास होगा तो पॉलिसी में भी फायदा होगा और हम वैक्सीन या जो भी कुछ है उसको हम उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने GSI एड तो देखा था अभी थोड़ा देर पहले, तो उसमें एक जो है आपका INSAO-COG, ये जो है कंसोर्टियम क्या है, ये इंडिया के 10 लैब का एक ग्रुप एक तरह से बनाया गया। ये 10 लैब्स के नाम है। इसको कोऑर्डिनेट जो मिनिस्ट्री करती है और ICAR करता है आपका, बेसिकली ICMR। तो इसको कोऑर्डिनेट करती है ये 10 लैब जो है, यही जो है जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं कोविड का। ये इंडिया ने एक लैब का 10 लैब का एक ग्रुप बना दिया कि आपका काम है जो वायरस है उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करके डेटा सबमिट करना। नोडल यूनिट में डेटा कौन मेंटेन करता है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ये डेटाबेस जो सारे आते हैं उसको मेंटेन करता है और उसको शेयर करता है आपका GIS AID जो है इंटरनेशनल ग्लोबल डिपोजिटरी जो वहाँ के साथ शेयर करता है। ये 10 लैब का नाम याद रखें। इसमें प्रीलिम्स में पूछा जाए कि कौन से लैब इसमें पार्ट है तो इसमें आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है नीडेड फुल डिस्क्लोजर ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर इन्होंने कहा है कि ये ना इलेक्टोरल बॉन्ड्स पहले तो यहाँ पे हिस्ट्री बताई गई कि तो क्या हुआ था कि 2014 में बीजेपी और कांग्रेस का जो है ना एक ना दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको गिल्टी पाया था कि है ना आपने फॉरेन डोनेशंस लिए हैं, फॉरेन कंपनी से डोनेशन लिया जो कि FCRA के अंदर में प्रोहिबिटेड है, पॉलिटिकल डोनेशन। इसको लेकर के बाद में जो है इन्होंने क्या किया, बीजेपी सत्ता में 2016-18 में गवर्नमेंट ने अमेंड ही कर दिया FCRA को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पहले से, और जो ये बेसिकली जो जजमेंट था इस तरह से इनवैलिड हो गया, क्योंकि अब ये इन्होंने अमेंड कर दिया। इन अमेंडमेंट ने क्या किया इन्होंने कि भाई अमेंडमेंट बॉट इन करंट अमेंडमेंट इनेबल, इन्होंने क्या किया कि ना फॉरेन कंपनी जो है वो डोनेट कर सकती है, अगर उनका इंडिया में बेस है तो वो डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को भी। तो इस चीज़ का एक तो हुआ। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इन्होंने बोला है कि ना क्या क्या उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम आया 2017 में आई थिंक, उसमें अब क्या क्या इनॉर्मिटी है हमने पहले भी बहुत डिटेल में देखा है। तो इसको लेकर के अभी मार्च में एक पिटिशन भी दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि कहा गया था कि इसको आप रोकें। हाँ, ये आपका मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट में ये ना ADR ने, एक NGO जो है उसने एक अर्जी दायर की थी कि आप इसको इलेक्टोरल बॉन्ड के सेल को रोकें, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सही नहीं है, ट्रांसपेरेंट स्कीम नहीं है, इसमें बहुत सारी इनट्रांसपेरेंसी है और ना आपका जो है पैसा का मिसयूज हो रहा है और ना आपका कह सकते सेल कंपनियां जो गलत पैसा जो है उसमें डोनेट किया जा रहा है। तो क्या क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में खामियां क्या क्या है भाई? तो एक पहले क्या था आपका, सिर्फ जो डोनेशन का पहले जो प्रक्रिया थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पहले, उसमें क्या था कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो इन्होंने कुछ 3 साल में प्रॉफिट किया है वही जो है डोनेट कर सकती थी। अब इसको हटा दिया गया कि आपकी प्रॉफिट से आपका कोई रिलेशन नहीं, आप लॉस भी कर रहे हैं तब भी आप डोनेशन दे सकते हैं। इसका मतलब एक सेल कंपनीज भी दे सकती हैं। पहले फॉरेन कंपनीज या जिनका स्टेक था, फॉरेन कंपनीज का स्टेक था किसी कंपनी में, अगर हायर स्टेक, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती थी। इसको भी अब अमेंड करके यहाँ पर अमेंड कर दिया गया है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ क्या दिक्कतें हैं कि भाई सिर्फ SBI के थ्रू आप कर सकते हैं, और रूलिंग पार्टी क्योंकि वो पोजीशन में है तो वो वाया SBI जो है नाम जान सकती है डोनेशन का, किसने किसको डोनेट किया, किस पार्टी को डोनेट किया है। उस चीज़ को मिसयूज भी कर सकती है। अगर आप पावर में है तो आप जो है, जिसमें मान लीजिए अपोजिशन पार्टी को डोनेट किया है तो उसके अगेंस्ट आप एक वेंडेटा भी चला सकते हैं, आप उसको इंटिमिडेट कर सकते हैं, उसको आप धमका सकते हैं कि भाई आप डोनेशन मत कीजिए उसको। जबकि पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन या अपोजिशन पार्टी के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई इसने दूसरी पार्टी को डोनेट किया है। तो ये चीज़ें ओपेक बताती है, मैं ट्रांसपेरेंट नहीं है सभी के लिए, सारे पार्टी एक तरह से लाइन पे नहीं है पावर में, उसके पास ज़्यादा पावर है, उसको ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन है, बाकी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यही चीज़ इन्होंने बताई बताई कि जो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में खामियां हैं। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उसी की टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो है इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारे ट्रेल्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कि आपको अगर जानना ही है तो आप
कंपनी का बैलेंस शीट देख लीजिए, कंपनी का एनुअल स्टेटमेंट देख लीजिए, उसको टैली कर लीजिए पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन से। तो मतलब कि उन्होंने कहा था कि मैच द फॉलोइंग, एक तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था कि आप जो अलग डेटा को मैच कर ले, आपको पता चल जाए कि भाई किसने किसको कहाँ डोनेट किया है। इसी को यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया है यहाँ इसके बाद में कि भाई किसी आदमी के पास इतना छुट्टी नहीं है, इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो जो है इतने सारे कंपनी का, जो हजारों कंपनी है उनका एक तो है ना बैलेंस शीट देखे, एनुअल स्टेटमेंट देखे, पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटमेंट देखे, इनकम टैक्स का फाइलिंग देखे, उसके हिसाब से फिर पता लगा है क्यों। एक तो वैसे और उसके अलावा भी क्या है, बहुत सारे फुल स्केल ऑफ रजिस्टर्ड एंटिटीज अननोन, कितने रजिस्टर्ड एंटिटीज कंपनियां हैं उसका रिकॉर्ड नहीं है। सारी कंपनियां एनुअल स्टेटमेंट फाइल करती नहीं, अवेलेबल भी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां पॉलिटिकल डोनेशन बताती नहीं है, वो बस अपना बताती है कि हमने इतना डोनेशन किया है। वो डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को भी हो सकता है, ऐसे भी आपने किसी चीज को डोनेट किया हो वो भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ उन्होंने बताया कि ये मैच द फॉलोइंग जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको मैच करने की जरूरत है, वो गलत है। क्योंकि आपको आरटीआई एक्ट का मतलब क्या है कि भाई ट्रांसपेरेंटली जो है हम इंफॉर्मेशन जो अथॉरिटी के पास अगर है, किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास, तो हमें मिल जानी चाहिए। ये आरटीआई का कोड मतलब है। ये नहीं कि हम जो है 10 इन्फॉर्मेशन गैदर करें, उसके बाद उसको मैच करें और उसके बाद हम डेटा निकालें। यही चीज है। और इसका नुकसान क्या है, ये पॉलिटिकल डोनेशन का ऑलरेडी हम जानते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के केस में आप इसको लिख सकते हैं कि भाई और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है पॉलिटिकल पावर टू कंपनीज, वेल्दी इंडिविजुअल्स एंड डोनर्स एंड फॉरेन एंटिटीज को। कभी से बात आप डोनेट करें पॉलिटिकल पार्टीज को, तो आप जो है उस पर पॉलिसी को आप चेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट में। जबकि वोटर के पास, जो नॉर्मल जो वोटर है उसके पास वो पावर नहीं है। तो वन वोटर वन वोट का जो कंसेप्ट है उसको आप हटा रहे हैं, क्योंकि वोट तो आपके पास है एक, लेकिन उसका पावर जो है एक वोट का नहीं है। पावर जो फॉरेन कंपनीज के पास ज्यादा है, वो एक वोट ही दे रही है, बट उसके पास ज्यादा पावर है। ठीक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, पहले भी हमने डिस्कस किया है। इससे क्या है, जो आप स्टेट बैंक इंडिया के थ्रू में जो आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन जो है आपका एक सेट ऑफ अमाउंट है, मतलब 1000 का मल्टीपल में होना चाहिए, या तो 10,000 के, 1 लाख के, 10 लाख के, 1 करोड़ के। वो मैक्सिमम लिमिट नहीं है आपका। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही ऑथोराइज है इसको इशू करने के लिए, यानी एसबीआई के थ्रू ही आप इस बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं। ये 15 दिन के लिए वैलिड है। बॉन्ड जो है इशू जब किया जाएगा स्टेट एसबीआई के थ्रू, इसको रिडीम कर सकते हैं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो अपना उनका जो अकाउंट है एसबीआई में, उसके थ्रू वो रिडीम कर सकती है उसको। वो भी पर्सन इसको खरीद सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो या कंपनी हो जो इंडिया में स्टेब्लिश्ड हो। 10 दिन के लिए, हर ये 4 महीनों में 10 दिन के लिए, शुरू के 10 दिन ये स्टार्ट इसको खोला जाता है एसबीआई के थ्रू में। इसके 10 दिन में आप जो है पैसा देकर बॉन्ड को खरीद सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को आप डोनेट कर सकते हैं। इशूज क्या है, कुछ तो हमने इशू ऑलरेडी देख लिया। एक तो क्या है कि आपको नाम कहीं रिवील नहीं होगा, ना तो ना किसी ने डोनेट किया है, ना किसको आपने डोनेट किया है। ये नाम कहीं भी किसी को पता नहीं है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट पोजीशन में है तो एसबीआई के पास पता है, और एसबीआई चाहे तो गवर्नमेंट को बता सकती है इलीगली, अनऑफिशियली। तो गवर्नमेंट जैसे कि हम जानते हैं कि और जान सकती है, क्योंकि एसबीआई के पास सारा डेटा है, तो गवर्नमेंट एसबीआई के थ्रू जान सकती है डेटा को। लेकिन बाकी पार्टी जो है उसके पास कोई सोर्सेस नहीं है। पहले क्या था, 7.4% जो है कैप था कि आप कॉर्पोरेट कंपनियों को आप इतना ही प्रॉफिट का अपना डोनेट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो है पूरा डिटेल देना पड़ता था कि किसने आपने किसको कितना डोनेट किया है। और भी क्या था कि आप कोई भी कंपनी जो डोनेट कर रही हो 3 साल से हो, एग्जिस्ट कर रही हो, ये सारा कुछ हटा दिया गया। इससे क्या हुआ भाई, आप जो 3 साल से नहीं, मतलब आज ही आप कंपनी खोल करके जो आपका ब्लैक का पैसा है उसको आप डोनेशन में दे सकते हैं। ये सारी खामियां जो है, और जो हमने कुछ देखा वो खामियां हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ में। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है, पैराडाइम शिफ्ट इन वैक्सीनेशन, ये ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ है। इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि आप जो हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन देखें इंडिया में, तो इंडिया का बहुत डिकेड्स पहले जो है रुकना पड़ता था, मतलब इंटरनेशनल में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता था, इंडिया के पास वैक्सीन आते आते 10-15 साल 20 साल लग जाती थी। इसी चीज़ को इन्होंने बेसिकली डिफाइन किया, बताया। और पोलियो वोलियो का केस में तो ये जो है ज़्यादातर पॉलिटिकल, इसमें कुछ खास फैक्चुअल फिगर्स नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, जिसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका एम्ब्रेसिंग क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एल सल्वाडोर जो एक देश है, उन्होंने जून 9 को डिक्लेयर किया कि पहली देश बना, उन्होंने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर की तरह मान लिया। लीगल टेंडर क्या होता है भाई, मतलब उससे आप लीगली जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कुछ सब्जी खरीदने जा रहे हैं, फल खरीदना, आपको प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन करना है, टैक्स देना है, तो सब चीज़ों के लिए आप बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं। पहला देश है ग्लोबली जिसने इसको डिक्लेयर किया है। बाकी देश में क्या है, रेगुलेटेड है, बहुत सारे देश में रेगुलेटेड है, मतलब बिटकॉइन आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन उसको आप
लीगल टेंडर की तरह यूज नहीं कर सकते। लीगल टेंडर क्या है, वहीं का जो अपना करेंसी होगी। जैसे इंडिया में क्या है, रुपी आपका लीगल टेंडर है, और बाकी मतलब जो फॉरेन करेंसीज है वो लीगल टेंडर है। तो इंडिया का इन्होंने बताया कि इंडिया अभी तक इसको ना तो रेगुलेट कर पाया है, ना तो प्रोहिबिट कर पाया है। तो इंडिया को इसमें आगे में जानने की जरूरत है कि सही रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो भी इंडिया का है उसको करने की जरूरत है। बहुत सारे देश ने ऑलरेडी उसको रेगुलेट, एक पर्सपेक्टिव जो है रेगुलेट कर दिया है। तो इंडिया को भी इसमें करने की जरूरत है। 2013 से 18 के बीच में जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था कि कॉशनरी था, अलर्ट ईओ को अलर्ट करना कि भाई आप इसको ना खरीदे, इसके साथ रिस्क है। क्यों रिस्क है, वॉलेटाइल है, कभी भी बढ़ जाता है, कभी भी घट जाता है। आपका पैसा आज 10 रुपया है, आज एक लाख रुपया है, तो आज कल हो सकता है जीरो हो जाए, हैक किया जा सकता है। और क्रिमिनल एक्टिविटी में ज़्यादा ये यूज होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ें को, कि इसका जो ट्रेल जो है आपको भी एक एजेंसी जो या गवर्नमेंट जो उसका पकड़ नहीं सकती है कि कहाँ पैसा आया, कहाँ गया। ये सब जो है खामियां थी क्रिप्टो करेंसी में, अभी भी है। तो 2018 में आरबीआई ने एक आपका ऑर्डर निकाला था कि बैन कर दिया था क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इसको ऑर्डर को ओवरटर्न कर लिया कि आप जो है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट लेके आए। ये बैन जो ऑनराइट बैन जो है सही नहीं है। अभी जो है एक ड्राफ्ट बिल जो है पेंडिंग है पार्लियामेंट में, ड्राफ्ट क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। इसमें देखने के बाद ये प्रपोज कर इसमें किया जा रहा है कि क्रिमिनलाइज ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को क्रिमिनलाइज किया जाए, व्हाइल आल्सो लेइंग डाउन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द आरबीआई बैक्ड डिजिटल करेंसी। तो ये अभी है, लेकिन अभी तक इस पर डिसाइड नहीं हुआ, ड्राफ्ट बिल है, तो आने इसको आपको जल्द से जल्द लाने की चाहिए ताकि आप रेगुलेट कर सके। यही इसमें कहने का बात है कि आर्टिकल में कि गवर्नमेंट को जो है जल्द से जल्द स्टेप लेना चाहिए ताकि हम बिटकॉइन को एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के अंदर में ला सके। बहुत सारे देश जैसे यूएसए, यूके, सिंगापुर ने भी इसको अपना रेगुलेशन किया है। जैसे कि यूके ने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी को एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। अब जो जो प्रॉपर्टी पे जो रूल्स है, जैसे आप उसको रेगुलेट कर रहे हैं, उस तरह से आप क्रिप्टो करेंसी को भी रेगुलेट कर सकते हैं। सिंगापुर ने भी कुछ है ना अपना रूल, ट्रांजेक्शन को, रूल को चेंज किया है। यूएसए ने भी अपना रूल जो चेंज किया ताकि वो क्या है, वो क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेड हो रहा है उसको टैक्स भी कर पा रहे हैं और रेगुलेट भी कर पा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी इस पर जल्द से जल्द अपना एक स्टैंड लेना चाहिए और इसको प्रॉपरली जो है रेगुलेट करने की जरूरत है। अभी जो क्या कुछ कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, लोग को पता नहीं है, कुछ लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, गवर्नमेंट का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। Should not be impetus to prohibit its use. The government should use this as an opportunity to allow private individuals the freedom to harness a powerful new technology with the appropriate regulatory standard. तो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड लाने की जरूरत है, और जो ये बढ़ रहा है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, उसको इंडियन पर्सन भी यूज कर सके, उसको है ना अपना बेनिफिट कर सके, ये गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है। तो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी पे हमारा अलग से जो वीडियो है उसका हम लिंक यहाँ दे देंगे, उसको आप देख सकते हैं। इसमें पूरा जो हमने समझाया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, और इसी के ऊपर जो आपका क्रिप्टो करेंसी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, बिटकॉइन हो या जो भी क्रिप्टो करेंसी हो, वो सारा बेस्ड है। तो ब्लॉकचेन भी आप समझ सकते हैं इससे, और क्रिप्टो करेंसी क्या है उसको समझ सकते हैं। तो ये वीडियो का लिंक हम दे देंगे, इसको आप जरूर आप जो पूरा डिटेल में आकर देखें। नेक्स्ट जो आपका है आर्टिकल, रिसर्च मस्ट फॉलो प्रोटोकॉल सेज मिनिस्ट्री। तो ये जो है इशू हुआ था आपका 2020 फरवरी में ही आपका हुआ था ये इशू, कि एक जो कुछ एजेंसीज ने किलो वायरस स्टडी ऑफ बैट्स किया था नागालैंड के बैट्स के ऊपर में। जब तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपने जो प्रोसेस है या प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो नहीं किया गया, गवर्नमेंट से परमिशन भी आपने नहीं लिया, जो कि गलत है। यही इशू जो है 2 दिन से उठ रहा है आपका। लैप्सेज गवर्नमेंट ने अपना रिपोर्ट दिया है कि लैप्स इसमें स्टडी में लैप्सेज हुए, जो होना चाहिए, जो प्रोटोकॉल होना चाहिए उसको आपने फॉलो नहीं किया है। वेदर एडिक्वेट परमिशन हैव बीन सॉट फॉर स्टडी, तो आपने परमिशन लिया था कि नहीं लिया था, वो बेसिकली बात क्या है, आपने परमिशन भी लिया था स्टडी करने के पहले। इसके अलावा एक और जो इशू है, जो बैट सैंपल्स हैं वो क्योंकि एक ना बायो से सिक्योर आपका है, बायो वीपन की तरह यूज हो सकता है, तो उसको आपको BSL बायो सेफ्टी लेवल 4 स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में ही आपको रखना चाहिए, स्टोर कर सकते हैं आप। और ये लेबोरेटरी कौन सी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी लेबोरेटरी पुणे में। जबकि इस सैंपल जो आपने कलेक्ट किया वहाँ पे इसको स्टोर किया गया है NCBC, ये आपका है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, बैंगलोर का जो एक फैसिलिटी है उसमें आप स्टोर करें, जो कि BS लेवल 3 का आपका फैसिलिटी है, 4 का नहीं। तो इसको जो आप बायोसेफ्टी सिक्योर कंडीशन जो चाहिए उसको आपने फुलफिल नहीं किया, आपको यहाँ इस ऐसे लेवल के लेबोरेटरी में ही आपको उसको रखना चाहिए था। तो ये सब गवर्नमेंट ने भी कुछ कुछ बताया है। ये स्टडी क्या है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो इसमें जो 3 देश के लोग जो है, इंडिया, चाइना और USA ने एक स्टडी किया था
नागालैंड में ऑन बैट्स एंड ह्यूमंस कैरिंग एंटीबॉडीज। तो क्या ये बैट, ओके, यहाँ पे जो आप देखें नॉर्थ ईस्ट में या नागालैंड में स्पेशली, तो बैट जो है नॉर्मली ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट है, यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ह्यूमन भी जो वहाँ पर उसको हंट करते हैं, बैट हंटर होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एक सिम्बायोटिक रिलेशन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पर स्टडी की गई दोनों के ऊपर में। और बैट, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारे जो वायरस डिजीजेज हुए हैं पेंडेमिक, उसमें बैट एक तरह से सोर्स की तरह वहाँ पे काम किया है कि बहुत सारे वायरस देखा गया कि बैट से ही निकले हैं। तो एक स्टडी किया कि एंटीबॉडी यहाँ पे है कि नहीं ऑलरेडी टू डेडली वायरस लाइक इबोला। स्टडी में क्या देखा गया कि फिलो वायरस रिएक्टिव एंटीबॉडी में प्रेजेंट था ह्यूमन में भी और बैट पॉपुलेशन में भी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। Hence, the study suggested that bats in Southeast Asia act as a reservoir host for diverse range of filovirus। तो इसका मतलब कि बहुत सारे जो वायरस जो निकलते हैं वो बैट एक तरह से होस्ट की तरह काम करता है। मतलब बहुत सारे वायरस इसके अंदर हैं जो समय समय पर अगर स्पिल ओवर करके मतलब कि ह्यूमन में आ सकते हैं। और एक डिबेट जो था ओरिजिन ऑफ कोविड-19 और वर्ल्ड वाइड था और कैसे बैट सैंपल को हैंडल किया गया वन इंस्टीट्यूट में, उसको लेकर के एक तरीका बताता, एक रास्ता बताता। लेकिन ये गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था, एजेंसीज ने भी क्लियर किया कि ये इसको लेकर के नहीं है, कोविड ओरिजिन को लेकर के ये स्टडी नहीं की गई है। फिलो वायरस क्या होते हैं? तो फिलो वायरस एक वायरस का फैमिली के बिलोंग करता है, फिलोवाराइड। और ये जो है फीवर काउज हो सकता है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन पैरामिड्स में। 3 वायरस इसके फैमिली के वायरस जो है नोन है, वैरायटी जो आइडेंटिफाई किया गया अभी तक। क्यू वायरस, मरगवर वायरस और इबोला वायरस, जिसको इबोला के कारण जो है गवर्नमेंट ने 2020 में इसको इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था, इंक्वायरी ऑर्डर की थी कि आपने कैसे इसको सैंपल्स कलेक्ट किया है और परमिशन आपको नहीं मिला तब भी आपने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया है। यही पूरा इशू अभी भी आपका आ रहा है। नेक्स्ट जो आपका हाउस स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी समन्स ट्विटर रिप्रेजेंटेटिव। तो जो हाउस स्टैंडिंग कमेटी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जिसके हेड है शशि थरूर, तो इन्होंने समन किया ट्विटर रिप्रेजेंटेटिव को आने के लिए जून 18 को। बहुत दिनों के बाद जो है ये आपका कमेटी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग हो रहा है। इसमें देखने के बाद आगे क्या होता है। मेन जॉब के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, कंसल्टेटिव कमेटी क्या होती है, एडहॉक कमेटी क्या होती है। तो ये सारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिक्स आपका जो जीएस पेपर 2 हो गया आपका, तो इसको समझना। इसका हमने जो वीडियो है 2 लेक्चर्स हमारे हैं, लेक्चर 2 ये आप देख रहे हैं, लेक्चर 1 ये आपका है। तो दोनों वीडियो का लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो इसको आप जरूर देखें। आपको पार्लियामेंट्री कमेटी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि क्या है ये, कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। अलग अलग फाइनेंस की हो गई, आईटी की हो गई, आपका ना जनरल बिजनेस हो गया, उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, कैसे उसमें चेयरमैन का चुनाव होता है, उसका काम क्या होता है, कितना उसका टर्म कितने साल का होता है, वो सारा कुछ जो हमने बताया इस वीडियो में। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, गवर्नमेंट कंफर्म्स फर्स्ट डेथ फ्रॉम रिएक्शन टू वैक्सीन। तो ये जो गवर्नमेंट क्या है, नेशनल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये कमेटी बनाई गई थी पहले ही, जो कि देखती है कि वैक्सीन के बाद क्या एडवर्स इवेंट कितने लोगों में आया है और कितने लेवल का एडवर्स इवेंट हो रहा है, वो जांचने के लिए कि वैक्सीन को, कि अभी जो हम देखें तो वैक्सीन का लिमिटेड ट्रायल होकर वैक्सीन को अलाउ किया गया है हर देश में। तो हर देश में इस चीज़ को देखा जा रहा है कि भाई एडवर्स इवेंट क्या हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वैक्सीन को लेने के बाद, और कैसे एडवर्स इवेंट हो रहे हैं। जैसे हमने कोविशील्ड के केस में देखा, यूके यूएसए में आया है कि वो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है थोड़ी बहुत। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखा गया। तो एक पहला डेथ, कंफर्म डेथ जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि वैक्सीन के कारण एनाफिलैक्सिस, मतलब कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जो वैक्सीन के कारण एक 68 ईयर ओल्ड में हुआ, जिसके कारण वो उनकी डेथ हो गई मार्च 8 को। कोविशील्ड वैक्सीन उन्होंने लिया था, एक ही डेथ जो रिपोर्ट किया गया है। वो इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि रिस्क जो है वो काफ़ी कम है, और जो इसमें जो आपका बेनिफिट हो रहा है कि जितने लोगों को एक तरह से इम्यूनिटी हो रही है, एंटीबॉडी बन रही है, वो ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें वैक्सीनेशन कंटिन्यू रखना चाहिए। तो 23-24 करोड़ लोगों को लग चुका है वैक्सीन, 0.0002% लोगों में कुछ एडवर्स इवेंट देखने को मिला है, और डेथ तो सिर्फ एक केसेस में देखने को मिला है। इसीलिए जो है वैक्सीन का जो बेनिफिट है, रिस्क ऑफ डाइंग फॉलोइंग वैक्सीन नेग्लिजिबल कंपेयर टू द नॉन रिस्क ऑफ डाइंग ऑफ ड्यू टू कोविड डिजीजेस। EAP क्या है? डिफाइंड एज एनी अनटाउड मेडिकल अकरेंस विच फॉलोज इम्यूनाइजेशन एंड विच डज नॉट नेसेसरली हैव ए कॉजल रिलेशनशिप विद द यूजेज ऑफ वैक्सीन। तो इस चीज़ को लेकर के इसको कहा जाता है कि कुछ आपका इंसिडेंट हुआ है तो गवर्नमेंट का यही कहना है कि भाई एक ही डेथ रिकॉर्ड हुआ है, 23 करोड़ वैक्सीन हम ले चुके हैं, और तो ये बेनिफिट जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू रिस्क। तो इसलिए वैक्सीनेशन को आपको लेना चाहिए, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो आपका जैव हेल्थ अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये जो हम देख रहे हैं बहुत जगह में देशों में स्टडी चल रही है अलग अलग की वैक्सीन क्या क्या इफेक्ट है।
आफ्टर वैक्सीन लेने के बाद। तो इंग्लैंड ने भी अपना जो रिसर्च किया है लोगों पे, रियल वर्ल्ड स्टडी, तो 14,019 लोगों पे इन्होंने स्टडी किया जो डेल्टा वेरिएंट जो है वो उनको हुआ था। तो देखा गया कि दो डोज या तो कोविड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन या फाइजर वैक्सीन का जिन्होंने लिया है उससे काफ़ी प्रोटेक्शन मिला है अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो सिर्फ 166 लोगों को इसमें से 14,000 लोगों में से हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट पड़ा, मतलब उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। बाकी लोग घर पर ही एक तरह से कर सकते हैं आप, ठीक हो गए। ये अप्रैल 12 से जून 4 के बीच में ये आपका स्टडी किया गया था और इफेक्टिवनेस बताया गया एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का जो आपका था 92% इफेक्टिव है और 96% फाइजर वैक्सीन। इसको अभी पीयर रिव्यू करना बाकी है। तो ये अलग अलग देश करते रहते, इंडिया ने भी किया था थोड़ा सा पहले। तो ये इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस एफिकेसी जो हमने अलग से ना वीडियो है कि कोवैक्सीन और स्पुतनिक में क्या क्या एफिकेसी है, क्या क्या है उसको आप देख सकते हैं कि वैक्सीन के कंपेरिजन जो है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है यूएस मूव्स टू टैकल डोमेस्टिक टेररिज्म। तो यूएसए ने डोमेस्टिक टेररिज्म जो वहाँ पे देखने को मिल रहा है, रेशियली एथनिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट जो है, तो ये जब इसको रोकने के लिए वहाँ पे क्या क्या स्टेप वहाँ पे गवर्नमेंट ले रही है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो यूएसए का है तो हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट इस चीज़ को आप, क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें तो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है आपका, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, एक्सट्रीमिज्म जो है इंटरनल एक्सट्रीमिज्म जो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इन चीज़ों को आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि यूएसए ने भी ये स्टेप्स लिए हैं, इसको हम यहाँ पर भी सुटेबली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो एंटी गवर्नमेंट मिलिट्री ये सब जो वहाँ पे हो रहे हैं उसको रोकने के लिए 4 पिलर यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट ने: प्रिवेंशन, इंटरप्शन एंड डिसिट्यूएशन, वाइल प्रिजर्विंग इंडिविजुअल फ्रीडम। तो ये चीज़ वहाँ पे गवर्नमेंट करेगी। पहले क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ऑन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स एट द फेडरल लोकल लेवल। इन्फॉर्मेशन पहली बात पता होना चाहिए कि कौन कौन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं या कौन कौन फैल रहे हैं, तो उसको उसका इन्फॉर्मेशन जो लोकल लेवल तक इसको बताया जाएगा कि लोकल पुलिस, लोकल वहाँ की जो एजेंसीज है उसको टैकल कर सके पहले ही। गवर्नमेंट वाला फॉट द रिक्रूटमेंट ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट, तो रिक्रूटमेंट को ना रोक सके, तो एक है ना इसको लेकर के इन्होंने ज्वाइन किया है क्राइस्ट चर्च कॉल। ये अपना जो है इंटरनेशनल मूवमेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है ये टर्म। ये क्या इंटरनेशनल मूवमेंट है अगेंस्ट ऑनलाइन डिसेमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट। तो आप देखते हैं ऑनलाइन में चाहे यूट्यूब हो या बहुत सारे जो सोशल मीडिया चैनल है उसमें एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट को बढ़ाया जाता है। जो एक्सट्रीमिस्ट है वो ना डालते हैं, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है डालते हैं ताकि लोग जो है उसको भगा सके लोगों को और अपने अंदर में उसको ढाल सके उनका आइडियल को। तो ये बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग सोशल मीडिया पे। इसको हम रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस फोरम को ज्वाइन किया है, मूवमेंट को, ताकि ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है इसको हम रोक सकें। उसके अलावा क्या करेगी गवर्नमेंट, इंप्रूव द सिस्टम फॉर प्रोसिक्यूटिंग एक्सट्रीमिस्ट बाय रिक्रूटिंग एनालिस्ट, इन्वेस्टिगेटर्स एंड प्रोसिक्यूटर्स। तो इनको रिक्रूट करके हम रिक्रूट करेंगे ताकि एक्सट्रीमिस्ट जो है उनको आसानी से जल्द सजा दिला सके, प्रोसिक्यूट कर सकते। बहुत बार जो लेक्चर्स होता था इन्वेस्टिगेशन हम नहीं कर पाते थे क्योंकि टेक्निकल नहीं हमारे पास है, ज़्यादातर जो है ऑनलाइन होता था, तो टेक्निकलिटी जो है उसमें फंस जाए, नहीं फंसे हम, इसके लिए हम एनालिस्ट को हायर करेंगे। चौथा पिलर जो है काउंटरिंग लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स इन इनेबलर्स ऑफ डोमेस्टिक टेररिज्म इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इनिक्वालिटी। तो लॉन्ग टर्म जो बेसिकली ड्राइव करता है, इकोनॉमिक इनिक्वालिटी के कारण भी बहुत लोग जो है देखते हैं कि नहीं हमें इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो एक्सट्रीमिज्म के तरफ मूव कर जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं या फिर रेडिकल हो जाते हैं। उस चीज़ों को लॉन्ग टर्म जो है इसको भी गवर्नमेंट देखेगी कैसे हम इस चीज़ को रोक सके, इनिक्वालिटी को। स्ट्रक्चरल रेसिज्म जो है, रेसिज्म जो ऑलरेडी इनबिल्ट है वाइट और ब्लैक का, उसको हम कैसे कम करें, चाहे वो ऑफिशियल हो इन ऑफिशियल हो। और गन्स जो है वहाँ पे काफ़ी आगे हम देखें तो यूएसए में गन्स इजीली अवेलेबल है, उसको हम कैसे रोक सकें। ये स्टेप्स को आप इंडिया में भी लिख सकते हैं, इंडिया के केस में अगर आता है तो उसमें भी आप इन चीज़ों स्टेप्स को लिख सकते हैं, सजेशन को। इन्फ्लेशन स्पर्स स्पाइक इन बॉन्ड यील्ड, रूपी हिट्स 1 मंथ लो। तो ऑलरेडी हमने देखा इस इन्फ्लेशन का, उसी के रिपोर्ट में है। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई के हमने कहा कि 2 से 6% का इनको टारगेट है, इसको मेंटेन करना इन्फ्लेशन को। तो गवर्नमेंट अभी क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, इसको देखने की बात हुई आज। नेक्स्ट जब का आर्टिकल है एडा टू एड डेवलपमेंट ऑफ डेप्ट मार्केट। तो ये 2 एजेंसीज ने कहना एसोसिएशन फॉर इंडियन रेटिंग एजेंसी जो बनाया है, इसमें 2 एजेंसी है, वाइल्ड केयर रेटिंग्स एजेंसी, केयर रेटिंग्स एंड एक्यूट रेटिंग रिसर्च लिमिटेड। तो ये प्रीलिम्स के लिए मैंने रखा है बस कि 2 एजेंसीज कौन कौन सी है, ये क्या है आपका, तो ये प्रीलिम्स के लिए अगर आता है तो इसको आप लिख सकते हैं आंसर ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और दोस्तों को भी कहें कि आप इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो का पूरा देखें। और बाकी जो वीडियो हमने लिस्ट में कहा, डिस्क्रिप्शन में कहा है, उसको भी आप जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।